हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तुबा खान। आप देख रहे हैं मेरे साथ 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़। हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की खबरें। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूक्रेन में हादसे का शिकार हुआ एयरफोर्स का विमान, 22 कैंडिडेट्स की मौत, 2 लापता। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में समुद्र तट पर फंसी सैकड़ों पायलट व्हेल, 380 की मौत। टैक्स रिटर्न को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील से अदालत ने पूछे कड़े सवाल। राजकीय सम्मान के साथ हुई एसपी बाला सुब्रमण्यम की अंतिम विदाई, दी गई 24 बंदूकों की सलामी। साउथ अफ्रीका की टीम पर लग सकता है बैन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे रबाडा और डिकॉक जैसे स्टार। ब्राजील में ऐतिहासिक फैसला, महिला और पुरुष फुटबॉल टीम के सदस्यों को मिलेगा समान वेतन। अंटार्कटिका में खतरे में है इकोसिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिला माइक्रोप्लास्टिक का अंश। आइए सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। यूक्रेन में एयरफोर्स का एक विमान फ्राइडे को हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में मिलिट्री कैंडिडेट समेत 22 लोग मारे गए, वहीं 2 लोगों के सीरियस रूप से घायल होने की खबर है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में खार्किव इलाके में यह हादसा हुआ। यूक्रेन के मंत्री ने हादसे की जानकारी दी। मंत्री एंटोन केराशेंको ने बताया कि हादसे में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि 2 घायल हुए हैं। 2 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट प्लेन में 28 लोग सवार थे। इनमें से 21 मिलिट्री स्टूडेंट्स थे, जबकि 7 विमान क्रू मेंबर के सदस्य थे। मंत्री ने बताया कि हादसे की वजह का पता अभी नहीं चल पाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो सैटरडे को इस इलाके का दौरा करेंगे। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि वो इमरजेंसी हादसे की जांच के लिए एक आयोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आयोग हादसे के कारणों की जांच करेगी। बताया गया है कि एंटोनोव 26 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लोकल टाइम रात 8:50 पर मिलिट्री एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक्सीडेंट हो गया। इंसिडेंट के बाद विमान में आग लग गई। आग पर काबू पाने में तकरीबन 1 घंटा लग गया। हमारी अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के पास समुद्र तट पर फंसी 450 पायलट व्हेलों में ज्यादातर की मौत हो गई है। ये सभी व्हेल समुद्र के गहरे पानी से तट के किनारे की ओर आ गई थी, जहां फंसकर इनकी मौत हो गई। रेस्क्यू टीम में जुटे लोगों ने 50 व्हेलों की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है। तस्मानिया प्रशासन ने कहा है कि रेस्क्यू मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक एक भी व्हेल जिंदा रहेगी। तस्मानिया पार्क और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफिस ने बताया कि जब तक वो जिंदा हैं और पानी में हैं, तब तक उनके लिए उम्मीद जिंदा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक फंसे होने के चलते वो थक रही हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड के मैक्वेरी हार्बर के पास 460 पायलट व्हेलों का समूह आकर फंस गया था। जब पार्क प्रशासन ने पहले एरियल सर्वे किया तो लगा था कि 70 व्हेल फंसी हैं, लेकिन बाद में ये संख्या बढ़ती ही गई। ये व्हेल शैलो वाटर में आकर फंस गई थी, जिनमें कुछ ही गहरे पानी में जाने में कामयाब हो पाई थी। अब तक करीब 380 पायलट व्हेलों की मौत हो चुकी है। पायलट व्हेल महासागरीय डॉल्फिन की एक प्रजाति होती हैं, जो कि 7 मीटर तकरीबन 23 फीट तक लंबे और 3 टन तक वजन की हो सकती हैं। आमतौर पर हर 2 या 3 हफ्तों में 1-2 पायलट व्हेल या डॉल्फिन फंस जाती हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब बड़ी संख्या में ये समुद्री जीव शैलो वाटर में आ जाते हैं। इतने बड़े समूह में व्हेल के फंसने की घटना करीब 10 साल बाद हुई है। हालांकि ये पायलट व्हेल किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में शैलो पानी में आकर फंस गई, अभी ये जानकारी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि इनकी ग्रुप में रहने की आदत ही इनके फंसने का कारण बनी है। हमारी अगली खबर है नॉर्थ अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बिजनेस में चल रही एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के मामले में उनके टैक्स रिटर्न की जानकारी मैनहट्टन के प्रोसिक्यूटर को देने या ना देने के मामले पर फ्राइडे को सुनवाई हुई। इस दौरान फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के वकील से कई कड़े सवाल पूछे। ट्रंप के वकील विले कॉन्सॉय ने दूसरी यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स को बताया कि मैनहट्टन जिला अटॉर्नी साइरल वॉन्स की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस जारी करना गलत था। उन्होंने कहा कि यह उनका हैरेसमेंट करने के गलत इरादे के साथ भेजा गया था। फेडरल अपील अदालत में सुनवाई के दौरान 3 जजों के पैनल ने ट्रंप के वकील कॉन्सॉय से सवाल किया कि क्या इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप विशेष अधिकार की मांग कर रहे थे, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही अदालत ने सवाल पूछा कि क्या वो किसी भी नोटिस को एक्सेप्ट कर पाएंगे
पैनल में शामिल जज रेमंड लोहियर के एक सवाल के जवाब में कॉन्सुआय ऐसी सिचुएशन पेश नहीं कर पाए जहां वो टैक्स रिटर्न के दस्तावेजों के लिए किए जा रहे किसी भी अनुरोध को बहुत बड़ी समस्या या गलती की तरह नहीं देखेंगे। हमारी अगली खबर है भारत से। सिनेमा जगत के दिग्गज गायकों में शुमार एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। सैटरडे को दोपहर चेन्नई के सीमांत इलाके के रेड हिल्स स्थित फार्म हाउस में तमिलनाडु में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तमिलनाडु सरकार ने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया था। वहीं इस दौरान उन्हें बंदूकों की सलामी भी दी गई। 74 वर्षीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना संक्रमित थे और चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर में भर्ती थे। गायक सुब्रमण्यम कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन बीते दिन अचानक उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। वहीं फ्राइडे दोपहर उन्होंने 1:04 पर दम तोड़ दिया। एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के हवाले से वीडियो साझा करके दी थी। 5 अगस्त को जारी किए गए संदेश में उन्होंने बताया था कि उनमें कोरोना के हल्के फुल्के सिम्टम्स पाए गए हैं। बालासुब्रमण्यम ने बताया कि उन्हें हल्का फुल्का बुखार और जुकाम हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया और अस्पताल में भर्ती हो गए। इसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में ही बालासुब्रमण्यम के बेटे ने अपने पिता का हेल्थ अपडेट जारी करते हुए बताया था कि उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारी अगली खबर है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देश की सरकार ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट साउथ अफ्रीका को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का ये कदम आईसीसी के रूल्स के खिलाफ है, जिसके मुताबिक किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का दखल नहीं हो सकता है। ऐसे में आईसीसी साउथ अफ्रीका को बैन कर सकती है। पिछले काफी समय से बोर्ड नस्लवाद, करप्शन और खिलाड़ियों के वेतन जैसे मुद्दों को लेकर विवादों का सामना कर रहा था। साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ने खत लिखकर बोर्ड के सभी अधिकारियों को पद से हटाने के लिए कहा है। SASCOC साउथ अफ्रीका की खास बॉडी है जो देश की सरकार और स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच ब्रिज का काम करती है। साउथ अफ्रीकन स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक कमेटी ने पिछले साल क्रिकेट साउथ अफ्रीका में फैली गड़बड़ियों में जांच शुरू की थी। जांच के रिजल्ट सामने आने के बाद ही क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूल्स के मुताबिक किसी भी क्रिकेट खेलने वाले देश में टीम को मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उस संस्था पर सरकार का किसी भी तरह क्रिकेट बोर्ड पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमारी अगली खबर है साउथ अमेरिका से। पूरी दुनिया में महिलाओं और पुरुषों के बीच बराबरी को लेकर कई तरह की बात की जाती है और इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर मेल्स और फीमेल्स को समान काम के लिए इक्वल सैलरी मिले, इसके लिए कई कोशिशें की जा रही हैं। खेल जगत की बात करें तो भारत में भी कई बार ये सवाल उठ चुके हैं कि पुरुष और महिला खिलाड़ियों का पेमेंट समान होना चाहिए। सिर्फ भारत ही नहीं, कई देशों में भी इसकी लड़ाई जारी है। इसी बीच ब्राजील ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ब्राजील फुटबॉल फेडरेशन ने फीमेल टीम को मेल टीम के बराबर सैलरी देने का फैसला किया है, यानी नेशनल टीम की ओर से खेलते हुए पुरुष और महिलाओं को एक बराबर सैलरी दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि नेमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी मार्ता फोर्मिगा और अन्य महिला टीम के खिलाड़ियों के बीच अब कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड कुछ ऐसे देश हैं जहां पहले से ही ये रूल लागू है। वहीं अमेरिका में अब भी इसकी लड़ाई जारी है। पुरुष और महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच इनइक्वालिटी तब से सुर्खियों में रही है जब संयुक्त राज्य अमेरिका की पहला महिला टीम ने पिछले साल यूएस सॉकर पर मुकदमा दायर किया था और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवाज उठाई थी। ये व्यवस्था अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली टीमों के साथ साथ अगले पुरुष और महिला वर्ल्ड कप में भी एप्लीकेबल की जाएगी। हमारी अगली खबर है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से। अर्थ के रिमोट एरियाज में शामिल अंटार्कटिका के फूड सिस्टम में माइक्रोप्लास्टिक का पता चला है। इकोसिस्टम में बदलाव का ये सबसे ताज़ा मामला है जिसके तहत साइंटिस्ट को पहली बार अंटार्कटिका की मिट्टी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिला है।
साइंस जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में पब्लिश इस रिसर्च के राइटर ने लिखा है कि यहाँ की धरती पर मौजूद फूड चेन में प्लास्टिक के पहुँचने से पोलर इकोसिस्टम पर और दबाव बनेगा, जबकि पहले से ही ह्यूमन इंटरवेंशन और क्लाइमेट चेंजेस की परेशानियां झेल रहा है। समुद्र के प्लास्टिक का कचरा होने की जानकारी पहले से ही है, लेकिन अंटार्कटिका जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन से दूर के इलाकों में इसका मिलना नई बात है। इटली की सियाना यूनिवर्सिटी ने स्टडी ग्रुप का लीडरशिप किया। उन्होंने इलाके के किंग जॉर्ज आइलैंड से लाए गए एक सिंथेटिक फोम के टुकड़े की जांच की, जो लंबे समय से वहां पड़े होने की वजह से लाइकेन जैसे समुद्री जीवों से लिपटा था। रिसर्चर्स ने पाया कि इनमें से एक जीव के अंदर पॉलीस्टीरीन से बने फोम का अंश पहुंचा हुआ है। ये जीव लाइकेन और माइक्रो एल्गी को खाता है। माइक्रोप्लास्टिक के ऐसे कण होते हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। दुनिया भर में नदियों और समुद्रों में इस समय करीब 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा घुला होने का अनुमान है। ये जब लहरों और अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से टूटकर और छोटे हो जाते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक बन जाते हैं। यही पीसेस समुद्र पानी के साथ फिर सेडिमेंट्री कोस्टल एरियाज और समुद्री जीवों में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल 7 कॉन्टिनेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।